कहा तो ये गया था भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर। क्या जिस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है जम्मू कश्मीर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। लगातार जिस तरह का जम्मू कश्मीर का माहौल है, जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता और कहा भी जाएगा, पर वहीं दूसरी तरफ आए दिन प्रदर्शनों का जिस तरह से दौर जारी है, अब जम्मू कश्मीर प्रदर्शनों के शहर से जाना जा रहा है। कभी बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, कभी बॉर्डर बटालियन के, कभी एनवाईसी, कभी एनएचएम, कभी डेली वेजर्स, और अब जेकेपीएससी का रिजल्ट आते ही कुछ ऐसे तथ्य सामने आए कि इस सिलेक्शन लिस्ट में बड़े घोटाले होने की कहीं ना कहीं ये कहेंगे मोहर लग गई। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया और जिन्होंने पूरी तौर से पुष्टि कर दी कि वाकई घोटाला हुआ। और वहीं दूसरी तरफ ये कहेंगे, ये भी कहा गया कि बड़े बड़े मंत्रियों के, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे थे सूत्रों के आधार पर, और कोई पावरफुल व्यक्ति था जो दिल्ली में बैठा हुआ था, उसी के सारा मास्टरमाइंड था। और उसी के साथ साथ एफएए यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एक्सपीरियंस लगातार पिछले 7 दिन से प्रेस क्लब में इस उमस में, इस धूप में, इस बारिश में वो बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज उन्होंने आह्वान भी कर दिया कि अगर आने वाले समय में इस लिस्ट को स्क्रैप किया गया तो हम आत्मदाह करेंगे। किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर उन बच्चों में से किसी को भी कुछ होता है, कौन लेगा जिम्मेदारी? उनका यही कहना था कि आप फिल्टर आउट करिए उन लोगों को, उन बच्चों को भी, अगर उन्होंने पैसे देकर इस एग्जाम को पास किया है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या उस मास्टरमाइंड को, जो इस घोटाले का पूरा मास्टरमाइंड था, जिसके माध्यम से ये पूरी साजिश रची गई, क्या उसको सामने लाया जाएगा? अभी तक कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। इसी सारे विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोतवाल सर। इनसे जानने का, कुलदीप कोतवाल जी, जानने का प्रयास करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट है, किस तरह हम जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, आपके चैनल का सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया जी। जम्मू कश्मीर जिन परिस्थितियों में इस वक्त चल रहा है, इससे देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लंका के हाल हुए, जैसे इस वक्त लंका के अंदर जनता सड़कों पे आके जी। इतनी बड़ी त्रासदी है वहाँ पे, ये दिन दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस किस्म का एक बवंडर फैलने वाला है। बड़े अफसोस से ये चीज़ कहनी पड़ती है रश्मि जी। अनफॉर्चुनेटेड मुझे कुछ थोड़ा अपना स्वास्थ्य लेके मैं कुछ पिछले दिनों थोड़ा बीमार चल रहा था, लेकिन आए दिन मैं जिस तरीके से मैं बाइट देख रहा था चैनल्स के ऊपर, मैं बच्चों को सड़क के ऊपर, जैसे आपने नाम लिया कि एनएसवाई वाले हों, डेली वेजर्स हों, ये क्या कहते हैं अपने एनएचएम वाले हों, बॉर्डर बटालियन फोर्स वाले हों, तो ये लेके सारी चीज़ें मैं कहता हूँ ये बड़ा एक असमंजस की स्थिति में इस वक्त हमारा प्रदेश जो है चल रहा है। धारा 370 को टूटने के बाद हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी, हमारी एक उम्मीद जागी हुई थी कि इस धारा 370 के पीछे शायद यहाँ की कुछ चीज़ें, एक राज छुपा हुआ है जो हमारी तरक्की को शायद और पीछे लेके रहा था। और हमने ये देखा कि मैं कहूँगा कि आज तो इतनी बदतर स्थिति है कि आज लोग जो हैं वो सड़कों पे मजबूर हैं। कहा भी तो यही गया था कि धारा 370-35 से रोड़ा है जम्मू कश्मीर की कामयाबी के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए। अब वो रोड़ा तो हट गया, पर हालात तो बद से बदतर हो गए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले तो इतने हालात बदतर नहीं थे जो हालात आज हम देख रहे हैं। आज तो बच्चे देखिए, जो पिछले दिनों एक स्कैम चल रहा था जेकेपीएससी का, और उसमें गवर्नर साहब ने एक कमेटी गठन की। उन्हें कहा कि हम जल्दी इसको ट्रेस आउट करके जो भी ये बड़ी मछली, हम इसको सामने ला के खड़ा करेंगे। लेकिन अफसोस से ये चीज़ कहनी पड़ती है कि अभी तक 1.5 महीने से ये चल रहा है, अभी तक हमारे सामने वो चेहरा नहीं आया है। रश्मि जी, मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा, आप बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी तजर्बेकार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहूँगा कि पिछले दिनों एक बाइट चल रही थी, हमारे फॉर्मर गवर्नर साहब जो सत्यपाल मलिक यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे 300 करोड़ की एक रिश्वत देने की बात की थी। तो मैंने उसका खुलासा मोदी जी के साथ भी जाके किया है, मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, सफोकेशन हो रही है कि इतने बड़े लोग इतने पद पे बैठकर अगर उनका घोटाला सामने नहीं आता है तो एक छोटे आदमी का घोटाला कहाँ सामने आएगा? वो फाइल भी आज तक सामने नहीं आई, वो कौन लोग थे? अगर मलिक साहब ने वो कहा तो मैं कहूँगा कि सेंटर सरकार को इस वक्त इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। अगर वो बालाकोट में जाके फाइटर्स प्लेन लेकर वहाँ पे
मिलिटेंट्स के लॉन्च पैड को उड़ा देते हैं। क्या वो एक घोटालेवादी आदमी को यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको ट्रेस आउट करके पब्लिक के सामने नहीं खड़ा कर सकते हैं? हम ये ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और ये हक की आवाज़ है रश्मि जी हमारी, हमको उठानी है और इसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बचपन से सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमने अपना पूरा जीवन जो इसमें समर्पित किया है। एक विक्टिम्स फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे मत कोई दिखाने की कोशिश करे कि मैं भारत माता का बड़ा सपूत हूँ। मेरे 6 रिलेटिव बहुत करीबी जो हैं वो मिलिटेंसी के शिकार हुए, शहीद हुए हैं। मुझे ज़ोर से आवाज़ कहने का हक है, मेरे फंडामेंटल राइट्स है। मुझे कोई दबाने की कोशिश मत करे। मेरी पहचान थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट डोडा में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक लिबरल सेकुलर और एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से है। आप किसी को फ़ोन करके डोडा में पूछ सकते हो कि इस आदमी की बैकग्राउंड पीछे क्या है। मुझे ठेकेदारी के नाम से कोई नहीं पहचानता है, मुझे कोई बड़े दुकानदार की हैसियत से नहीं जानता है। मुझे अगर वहाँ कोई मेरी पहचान है तो समाज सेवक के हिसाब से मुझे हर कोई वहाँ हिंदू मुस्लिम मेरी बड़ी एक अच्छी रिस्पेक्ट है। और मैं कहूँगा कि मुझे रिस्पेक्ट तो तब मिलती है अगर मैं लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा, जब मैं लोगों की प्राथमिकताओं को, उनकी ग्रास रूट पर उनकी प्रॉब्लम्स को देखूँगा, तो तब जाके रिस्पेक्ट मिलेगी। रश्मि जी बहुत बुरी हालत है इस वक्त, जो हमने 30 सालों में नहीं देखी थी। आतंकवाद का दौर भी हमने देखा, घरों में तो लोग बंद रहे, बहुत बुरे वायलेंस रहा। लेकिन जिस तरीके से आज लोग अपने पेट की खातिर, बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जिस तरीके से बेरोज़गारी को लेकर सड़कों पे दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, 47-45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जिस तरीके से नौजवान इस वक्त परेशान है, त्रासद है, और पढ़े लिखे नौजवान जिस तरीके से आज की डेट में मैं परेशान देख रहा हूँ, शायद ही मैं अपनी उम्र में आज तक कभी ऐसी परेशानी नहीं देखी मैंने। कुलदीप जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, पहली बार जो कि पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट करता था ये नियुक्तियाँ, पहली बार JKSSB को दिया गया। पहले भी अगर बात करें फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की, वो एस्पिरेंट्स भी लगातार पिछले 9 साल से CBI की जांच कर रहे हैं। जब भी इस तरह के घोटाले आते, या तो उसे अंडरग्राउंड कर दिया जाता, उन्हें कवर अप किया जाता, या फिर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाती है। और इंक्वायरी कौन करता है, किसके द्वारा की जाती, कौन लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं उस घोटाले में, वो आज तक कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाएगा। सेम चीज़ यही भी है, बच्चे जो इस समय फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बैठे हुए हैं, वो बच्चे कह रहे हैं आप फिल्टर आउट कीजिए, अगर वाकई घोटाला हुआ है FAA में भी तो आप फिल्टर आउट कीजिए। पर सबसे ज़रूरी बात है कि जो इस चीज़ का मास्टरमाइंड है, जिसके द्वारा ये सारा रचा की साजिश रची गई, कई हज़ारों युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया, वो व्यक्ति आराम से क्यों बैठा जाए, उस पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाए, क्यों स्क्रैप पर आके ही सारी बातें रुक जाएगी। जो व्यक्ति, जो युवा अभी ओवर एज हो जाएंगे, अगले आने वाले 2 साल तक इनका प्रोसेस चलेगा, वो उस एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे। इस समय इतनी परेशानी के आलम में है, समझ नहीं आ रहा कौन मसीहा आएगा, कौन उसे इस दलदल से बाहर निकालेगा। रश्मि जी देखिए, एक ही चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि जब भी इतना बड़ा स्कैम होता है, ये एक छोटे आदमी के बस की बात नहीं है। मैं ये आपको क्लियर कहूँगा। मैंने शुरू में आपको ये कहा कि बड़ी मछली हमको इस तालाब में ढूंढनी होगी। जब बड़ी मछली हमारे हाथ आएगी, कौन सर सवाल ये कि ढूंढेगा कौन? ये लोग ढूंढेंगे, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा ना जी। एजेंसीज हमारी बड़ी काबिल है, क्योंकि जाल इनके हाथ में है ना जी। ये जाल फेंके उस तालाब में, मछली खुद फंस जाएगी उस जाल में। जाल रश्मि जी के और कुलदीप के हाथ में तो नहीं है ना, जाल इनके हाथ में। अगर ये चाहे तो फंसा सकते हैं। जाल, ये भी तो बात करें, अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई, अभी तक इतना बड़ा स्कैम सामने आया। इवन के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 कमेटी का गठन, जो GAD के जो सेक्रेटरी थे, उन्हीं की भी कहा, वो भी RK गोयल साहब थे काबिल ऑफिसर, 2 और लोग थे बताना होम डिपार्टमेंट के जो RK गोयल थे, 3 लोगों की उन्होंने भी कहा दिया कि हुआ घोटाला। तो क्यों नहीं उस बड़ी मछली पर अभी तक काबू पाएगा, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाया गया ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे। मैं तो सीधे लफ्ज़ों में ये चीज़ कहूँगा कि ये जो बड़े लोग ऊपर पद पे बैठे हुए हैं ना, ये सारे लोग, इनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होती है, और ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए, पब्लिक के सामने बदनामी से बचने के लिए उस मछली पे हाथ नहीं डालते हैं। ये सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को ये पर्दे के पीछे लेना चाहते हैं। अगर वो पर्दा खुल जाता है तो सबकी इनकी सामने पोल जो है खुल जाती है। 10 लाख रुपए का जलंधर में, पंजाब में, यानी पेपर बिका, 10,000 तक उसकी कीमत आई, इतने लाख लोगों ने दिए, ये तो बताया जा रहा है, ये तो सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है। पर दिया किसके द्वारा, गया किसने, ये भी तो चीज़ें सामने आनी चाहिए ना। युवा टिकटिकी लगाए कि फ्यूचर दाव पर है, आखिर आत्मदाह की धमकी मजबूर होकर। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस तरीके से पेपर ब्लैकमेल हुआ है, ये तो पूरा स्कैम सामने आना चाहिए, क्योंकि आज बच्चे जिस तरीके से एक डिप्रेशन में जाकर, वो डिप्रेशन के शिकार हैं इस वक्त, कि जिस बच्चे ने इतने हाई मार्क्स लेकर उसने अपने आप को क्वालिफाई किया और बैकडोर एंट्री पीछे से हो गई, वो बच्चा क्या सोचता होगा कि मैं कहाँ किस जगह पे खड़ा हूँ।
मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि बच्चों के मन में ये तो इस वक्त ये चल रहा है कि अगर ये स्कैम सामने नहीं आता है और ये चेहरे सामने नहीं आते हैं, कौन विश्वास करेगा रश्मि जी कि अपने बच्चे से किसी डिपार्टमेंट के लिए कोई फॉर्म डलवाएगा? वो नहीं डलवाएगा ना, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है कि वो सोच के चलेगा कि मेरा फॉर्म कल लगेगा तो पीछे बैकडोर एंट्री हो जाएगी तो मुझे बच्चों के सेटलमेंट। जो छोटे बच्चे से युवा पीढ़ी वो तो यही सोच रही है कि अपने माता पे तो कहीं ना कहीं माइंड में आएगा कि पैसे जोड़ो तो कल को नौकरी लेनी होगी, पैसे फेंको और नौकरी लो। हाँ हाँ, ये तो एक रिवाज बन जाएगा ना जी, ये तो प्रोफेशन बन जाएगा कि पैसा जोड़ो। आप जो भी कोई अपना एग्ज़ाम पास करना है तो पैसे की तैयारी करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पर्चा लिखो या ना लिखो, कई बार पर्चे भी लिखे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सवाल ये है कि ये स्कैम बहुत ही ज़रूरी है जम्मू कश्मीर की पब्लिक के सामने लाना, पब्लिक देखे कि ये लोग कौन है। मैं आपसे एक अर्ज़ करूंगा कि आज की पॉलिटिशियन इतनी गिर चुकी है, हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दाढ़ी, टोपी, तिलका, जनेऊ, हार्ड हिंदू, सॉफ्ट हिंदू, इस पे हमें ध्यान ना ज़्यादा फोकस किया जाए, हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, हम बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट पे करें, डेवलपमेंट के ऊपर हम ज़्यादा जाएं। एक डिबेट हमारी होनी चाहिए कि हमने कितनी रेल पटरियां बिछाई हैं, हमने कितने यहाँ पे एयरपोर्ट बनाए हैं, हमने कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, हमने कितनी सड़कें बनाई, कितने टनल बनाए हैं। मज़ा आएगा डिबेट सुनने में। डिबेट में सुनूँ मैं तेरी टोपी कैसी, मेरी टोपी कैसी, मैं देखूँ मेरी दाढ़ी छोटी उसकी दाढ़ी लंबी है। रश्मि जी, ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसे समाज नहीं चलेगा और ना ही तो ऐसे डेवलपमेंट होगी। मेरे घर में भी बच्चे बेरोज़गार हैं, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूं कि बेरोज़गारी घर के अंदर होनी कितनी इस वक्त की दुश्वारी है, कितनी मुश्किलात है। वो पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करते हैं उन बच्चों का खर्चा, वो पेरेंट्स जानते हैं जिनके घर में अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त है। साथ में मैं एक अर्ज़ आपसे करूँगा, आज इतनी होची और गिरी हुई राजनीति है। जब 2 सीटें भाजपा की सेंटर के अंदर होती थी, उस समय क्या कहते राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने वाजपेयी जी को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, हम छोटे थे सुनते थे, उस क्या कहते हैं उसका अध्यक्ष बनाकर उस डेपुटेशन में उनको क्या कहते हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भेजा गया। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया कि वाजपेयी जी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ये लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो है आयरन लेडी है। आज की इतनी होची राजनीति है, इतनी गिरी हुई राजनीति है। मैंने पिछले आए दिनों मैंने ये क्या कहते हैं हेल्थ पे एक बाइट दी थी बख्शीनगर को लेकर, जहाँ पे हमने काफ़ी लॉस भी उठाया और आज की डेट में मैं भी देख रहा हूँ कि पेशेंट्स के साथ बहुत धोखा होता है। देखिए मैं एक चीज़ कहने वाला था, मैं अभी एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं आपके सामने खड़ा हूँ माइक पे। चौधरी लाल सिंह जी का पीड़ रहा, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि हमको एप्रिसिएशन काम को देनी चाहिए। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए, तहसीलें दी, सड़कें बनाई, टनल बनाए, तो हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब की डेवलपमेंट की प्रशंसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर चौधरी लाल सिंह जी ने हेल्थ को लेकर इतना, स्वास्थ्य विभाग को इतना डेवलप किया था, इतना सक्षम किया था कि सारे लोग चौधरी साहब की जय जयकार कर रहे थे। अबे आपको कौन सी शक्ति है, करो ना। मैं आज ही फिर भी जनता का साथ नहीं मिला ना, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। यही तो विडंबना है ना कहीं ना कहीं आज भी जनता, आज कहीं भी हम जाते कई बार ऐसा भी लोगों के मुंह से, विपक्षी दलों या दूसरी पार्टी के मुंह से या आम जनता के मुंह से निकलता है कि चौधरी लाल सिंह जी के समय जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था थी वाकई आज भी तारीफ के काबिल है। पर आए दिन इस तरह की जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, व्यवस्था की बात करें, चरमराई हुई है। हम एजुकेशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर देखें उसका बिल्कुल वो भी चरमराई हुई है। यानी इन सारी चीज़ों को अब जनता को खुद समझना होगा। रश्मि जी देखो, इस मैच में कोई भी ठीक नहीं है, ना तो यहाँ बॉलिंग अच्छी चल रही है, ना बैटिंग चल रही है, ना फील्डिंग अच्छी चल रही है। तीनों चारों सेक्टर जो हैं बिल्कुल फ्लॉप हैं। मुझे ये चीज़ कहने में कोई संकोच नहीं है। देखिए, अगर चौधरी साहब का पीरियड बड़ा गोल्डन पीरियड रहा, मुझे मेडल नहीं लेना है, मुझे अप्रिसिएशन नहीं लेनी है, मुझे कोई उनसे इस वक्त कोई बड़ा वो सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं ना, मुझे ये कोई संकोच नहीं है कहने में कि उन्होंने काम किया है। मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी प्रशंसा की है। अगर वो मोदी जी वहाँ पे आंसू बहा के गुलाम नबी आज़ाद साहब के कामों की प्रशंसा करते हैं, तो कुलदीप तो एक छोटा सा सोशल एक्टिविस्ट है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और अगर इसकी किसी को बुरी लगती है, एक बार नहीं 1000 बार बुरी लगे, हम काम को नाम देंगे, हम बगैर काम के किसी आदमी को अप्रिसिएशन नहीं देंगे। जाते जाते किस तरह से कुलदीप जी सारी परेशानियों का समाधान होगा? आम जनता की बात करें, युवाओं की बात करें, जो इस समय आज जो युवाओं की हालत है वाकई कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। उन माता पिता के दिल पर क्या बीती कि जो दिन रात अपने बच्चों को इस गर्मी में, इस बारिश में, इस उमस में बाहर बैठते और रोते बिलखते देख रहे होंगे। रश्मि जी, आप मेरी बहन है, मैं आपसे एक अर्ज़ करूंगा कि मैं भी बेटियों वाला हूँ, बहनें हैं मेरी भी। मैंने जिस तरीके से एक बच्ची को कपड़े फाड़ के सड़क पे लेटे हुए रोते देखा, उस समय मेरे आंसू गिर चुके थे
कि कुलदीप इस किस दशा में ये दुनिया जा रही है। जब द्रौपदी को बालू से घसीट के दुशासन ने भरी सभा में लाया था, अगर भीष्म पितामह बोल जाते, गुरु द्रोण बोल जाते, कृपाचार्य बोल जाते, तो महाभारत नहीं होती। आज हमारी बेटियां सुसाइड करने पे खड़ी हो जाएं, आज हमारी बेटियां बाल नोचने पर खड़ी हो जाएं, और फिर मैं कहूं कि मैं डिजिटल इंडिया में हूं, मैं भारत माता का सपूत हूं, मैं यहाँ तरक्की और डेवलपमेंट कर रहा हूं। किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है? बच्ची के बाल नोचे जा रहे हैं, डंडे बरस रहे हैं उसके ऊपर, वो सुसाइड करने पर खड़ी हो चुकी है। मैं बेटी वाला हूँ, मैं बच्ची वाला हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि बच्ची की दर्द और उसका रोना क्या चीज़ होती है। रश्मि जी, जिस दशा में हम जा रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर नथिंग। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये संकेत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद एक इशू मेरा और है रश्मि जी आपके सामने। पिछले दिनों एक वीडीसीज को लेकर बहुत बड़ा इशू आपने देखा स्टेट के अंदर चल रहा था, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आज भी है। वो वीडीसीज मेंबर जो हैं, आज की ड्यू डेट में इन लोगों ने कहा कि उनको हमने अलग से 4,000 तनख्वाह की है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। वो 28,000 आदमी, रविंदर राणा जी तो कहते हैं, रविंदर राणा जी को तो कहते हैं वो मिल रही है। जब हमने बिल्कुल नहीं रही है। जब मेरे गांव में, मेरे घर में नहीं मिल रही, तो किसको मिल रही है मुझे नहीं पता है, गॉड नोस किसको मिल रही है। रश्मि जी, ये भी बहुत बड़ा एक सीरियस मैटर है, सब झूठ है। ये झूठ बोल बोल के कभी सरकारें नहीं चलती है, ना दुनिया चलेगी। धन्यवाद आपके चैनल का और आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। ये थे हमारे साथ कुलदीप कोतवाल जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे। वाकई इनके जो मन का दर्द था आज आंखों से और कहीं ना कहीं ज़ुबान से साफ झलका है कि किस कदर अपने देश के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, अपनी बेटियों को किस तरह से सड़कों पर आज डंडे खाते हुए बिलखते देख रहे हैं। और जिस तरह का माहौल है, और जिस तरह से रविंदर राणा जी ने पिछले दिनों काफ़ी हमारे इंटरव्यू में कहा कि वीडीज़ को विलेज डिफेंस कमेटी जो उनके मेम्बरान हैं उनको 4,000 रुपये मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप जी ने साफ तौर पर नकारा कि इम्प्लीमेंट तो किए जाते हैं, पर वो लागू तो किए जाते हैं, पर उसका फ़ायदा नहीं मिलता, यानी कागज़ों में ही लागू किए जाते, ग्राउंड लेवल पर वो कमेटियाँ, यो स्कीम्स नहीं मिलती। और आने वाले समय में हम किस ओर अपने देश को, जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं। जो स्थितियाँ बन रही, जो परिस्थितियाँ इस समय हैं कि युवा सड़कों पर है, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या इस दिन का वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि देश बदलेगा, सोच बदलो, डिजिटल इंडिया। क्या इस तरह के डिजिटल इंडिया की यहाँ जम्मू कश्मीर का तस्वर किया था? आखिर किस ओर हम अपने देश को, जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में जनता जागरूक होगी? जनता ऐसे लोगों को प्रतिनिधि चुनेगी जो सिर्फ जनता के हित की बात करें, ना कि अपने घर भरेंगे? क्योंकि आए दिन इस तरह के प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखना ये है कि जो इस समय रूलिंग पार्टी है, भाजपा सरकार है, किस तरह से इसे संभालती है, या आने वाले समय में भाजपा को अपनी कुर्सी संभालना मुश्किल हो जाता है। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।